जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत, ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा देती है। क्या आप ये मुतवाज़न निज़ाम जो है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है आज का मैच दोनों टीमों के दरमियान। वेबसाइट हैक हो गई है, उनका डेटा हैक हो जाता है। 350 सेंटर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं। जो जवेरिया जी ने एक्सेंट पकड़ा है और उस एक्सेंट में डिलीवर किया है, मैं उस चीज़ की फ़ैन हो गई। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, सुबह खैर और वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। आज मंगल का रोज़ है और अच्छी बात के साथ अपने दिन का आगाज़ करना है। कहते हैं कि जी ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा देती है। जब आप यही सोचते रहते हैं तो फिर आप उस नई चीज़ को पाने की जुस्तजू कुछ कम करते हैं, आपका फोकस कुछ कम होता है, आपकी तवज्जो कम होती है। तो बेहतर है जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई, बस ये सोच लें कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी, कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत होगी जो कि बेहतरीन हिकमत वाला है। तो लिहाजा उसको भूल जाएं और आगे मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, बेहतर की तलाश जारी रखें। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। मुआशी मिशन बहाली में IMF पाकिस्तान का हमनवा बन गया। आलमी इदारे के मिशन के वजारत ख़जाना से मुज़ाकरात, वफाकी बजट के अहदाफ और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा पर इत्तफाक हो गया। क्या नए वज़ीर ख़जाना छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने में कामयाब हो सकेंगे? आज प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान आयरलैंड T20 सीरीज़ मार का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की सीरीज़ 1-1 से बराबर। ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम करने के लिए ग्रीन शर्ट्स पुरअज़्म। बिजली बंदिश और फर्नीचर से महरूम इम्तिहानी मराकज़ ने तलबा को दोहरी मुश्किल में डाल दिया। तलबा और तालिबात ज़मीन पर बैठकर पर्चा हल करने पर मजबूर। मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात के पर्चे वक्त से कबल आउट होने की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ नई बहस का आगाज़ कर दिया। और पाकिस्तानी फिल्म बाईपास M10 के आने से कबल सोशल मीडिया पर चर्चे। क्या नया टैलेंट अपनी सलाहियतों से इंडस्ट्री में नई राहें खोल रहा है? फिल्मी कास्ट से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज बातचीत होने वाली है। और अब जनाब कुछ बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में आइंदा माली साल के बजट, क्योंकि आपको पता है पैसे के मामलात पर सबकी नज़रें होंगी। महंगाई कितनी कम होगी, किसको सब्सिडी मिल रही है, किसको रिलीफ मिल रहा है, तो बजट खासी इंपॉर्टेंस रखता है जो कि अगले महीने आ रहा है। तो IMF की इमा पर और उन्हें एतमाद में लेकर बनाए जाने की बजट को तस्दीक हो गई है। IMF हुकाम ने पाकिस्तान के गरीब तबके को सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पर आमादगी का इजहार किया है। लेकिन ये सब्सिडी किस तरह और कब तक आम आदमी को मिलेगी, ये फार्मूला तय पाना भी बाकी है। खबर ये कि कल वज़ीर ख़जाना ने IMF मिशन से मुलाकात की थी और उनको बताया था कि जो शराइत आयद की गई हुकूमत पाकिस्तान ने सब पूरी कर दी है। अब पाकिस्तान मज़ीद कर्जा लेने के लिए मुकम्मल तैयार है, जितनी जल्दी हो बिस्मिल्लाह कीजिए। जिसके बाद IMF मिशन ने भी अब तक की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है और नए कर्ज के साथ साथ पाकिस्तान के आइंदा बजट के लिए भी इस्लाहात जारी रखने का कहा है। तो अभी इस वक्त हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर खाकान नजीब। उन्हें वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान फॉर योर टाइम। अच्छा, ये जो बात मैंने अभी की है कि फार्मूला तय होना अभी बाकी है, आमादगी का इजहार कर दिया गया, उन्होंने भी कहा जी रिलीफ देंगे, सब्सिडी देंगे, इन्होंने भी कहा जी ठीक है देंगे, किस तरह और कब देंगे ये आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ऑफ कोर्स एक किसी भी मुल्क के लिए एक गौर फिक्र की बात है कि वो 24वीं दफ़ा एक ICU के डॉक्टर के पास जा रहा है। और ये भी याद रखिए कि आई थिंक अर्जेंटीना इज़ द ओनली अदर कंट्री जिसके साथ हमारा कंपटीशन है कि द नंबर ऑफ टाइम्स वी बीन टू द IMF। सो पहले तो हमें बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए कि IMF के साथ जो इंगेजमेंट है वो हमें एक ऐसी कंडीशन मुल्क में फ़राहम कर सकती है जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है आज जब IMF से इंगेज किया है तो कुछ रिजर्व्स बढ़ गए हैं क्योंकि कर्जा जो लोग नहीं दे रहे थे उन्होंने दे दिया आपको। कुछ आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई है बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को इतना स्लो कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड थी उसको तोड़ दिया। और फिर आपने कुछ
इंपोर्ट को बंद किया, कुछ आपने कदगन लगाई और कुछ आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन से ये इंश्योर किया कि आपका जो बैरूनी खसारा था वो कम हो गया। अब ये एक कंडीशन है जिसमें आप अपने जो फंडामेंटल मसाइल हैं और इस तरफ बजट की साइड से शुरू कीजिए, इसलिए कि बजट आने वाला है। आपने बहुत सही सामने चीज़ रखी। सो बजट में क्या आप ऐसे टैक्सेशन के निज़ाम की तब्दीली कर सकते हैं जो एफिशिएंट हो, जो फेयर हो, जो मुतवाज़न हो। मुतवाज़न से मतलब मेरा ये है कि इस वक्त सारा बोझ मैन्युफैक्चरिंग पर है, इस वक्त कम बोझ है उन अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स पे, रिटेल पे, होलसेल पे, आपके रियल एस्टेट पे, आपके एग्रीकल्चर पे। सो क्या आप एक मुतवाज़न निज़ाम की तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि आपके जो सबसे कम 10% कमाने वाले हैं उन पे सबसे ज़्यादा बोझ है टैक्सेशन का, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हाई है। सो क्या आप ये मुतवाज़न निज़ाम जो है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं? ये आपने करना है। ये IMF तो लेकिन आप मुझे बड़ी हैरत है डॉक्टर खाकान कि फिर ये IMF किस तरह से सेटिस्फाई हो गया कि जब टैक्स बेसलाइन पर उस तरीके से काम ही नहीं हुआ। अभी हम रिसेंटली बड़ा सोशल मीडिया पे एक चर्चा देख रहे हैं कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनको 100 रुपये का मोबाइल में लोड करवाने पर सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे। तो सख्ती इस लिहाज से भी की गई है। फिर दोस्त ऐप आई जिस पर ताजरों ने एतमाद नहीं किया। ये जो आपने अनप्रोडक्टिव सेक्टर की बात की, उनको रजिस्टर करने की बात हुई, लेकिन ज़ाहिर उस पर कोई मैकेनिज्म ही नहीं था और उन्होंने यही बोला कि इतनी जल्दी एप्लीकेबल है ही नहीं, तो फिर कैसे? सो आपने बिल्कुल मौजू बात सामने रखी है। मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ द इशू इन पाकिस्तान, डिज़ाइन ऑफ अ प्रोग्राम इज़ ऑल्सो एज मच एन इशू इन पाकिस्तान। चाहे वो ताजिर दोस्त स्कीम हो, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स लगाकर जो रिटेलर्स की सेल्स हैं उनको कनेक्ट करना हो, चाहे वो पाकिस्तान में आपने फाइलर्स को बढ़ाना हो, उसके लिए क्या क्या काम आपने करना है, चाहे आपने एक ट्रैक एंड ट्रेस सिगरेट और शुगर इंडस्ट्री पे लगाने की कोशिश की हो। ये सारी स्कीम्स जो हैं ये टैक्स बेस को बढ़ाने की थी, पर कई साल गुजर गए और पिछले चंद सालों में आप कामयाब नहीं हो सके। ट्रैक एंड ट्रेस तो करने वालों में और पुश करने वालों में मैं खुद था, पर आज हुकूमत के बाहर बैठ के बहुत अफसोस होता है कि इतने सालों बाद भी वहीं खड़े हैं जहां छोड़ के गए थे। सो ये आपकी बात दुरुस्त है। सो IMF आपको इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, यकीन कीजिए। मेरे पास मैं चूँकि बहुत मुशाहिदा करता हूँ पाकिस्तान इकॉनमी का और एक इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने वो रिपोर्ट देखी है जो IMF ने पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को ठीक करने के लिए बनाई है। उसमें कम अज़ कम अगले 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि 2000 अरब रुपए के, यानी 2% ऑफ GDP के नए टैक्स मेजर्स जो मेजर सेक्टर्स हैं उनमें आपको लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको एग्जेम्पशंस भी उड़ानी है, सेल्स टैक्स के निज़ाम को भी ठीक करना है, पर्सनल इनकम टैक्स भी बढ़ाना है। सो ये सब चीज़ें करनी अच्छा, है। आजकल आपको पता है खाकान साहब, अभी ये कश्मीर वाला मामला भी चल रहा है, एहतजाज वहाँ पर हो रहा है, फ़िलहाल तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। वो जो मुतालिबात कर रहे हैं उस पर भी IMF का ही हवाला दिया जा रहा है। कुछ बात हो रही है कि जी IMF की शराइत है जिसकी वजह से वो मुतालिबात पूरे नहीं किए जा सकते, जो वो कह रहे हैं कि जी बिजली हमें सस्ती दी जाए। इस पर आपकी व्यूज़ क्या है? मेरे इस पर व्यूज़ ये हैं कि 2 व्यूज़ हैं। एक तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एक तो है मुल्क में इलेक्शंस हुए और एक फ़िज़ा ऐसी है जिसको अभी हम ओवरकम नहीं कर पाए। पर इस तरह की चीज़ें जब अराइज़ करती हैं, उनको अराइज़ करने से पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें IMF नोट भी करता है और दुनिया में अब हम इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो भी इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। सो उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए, AJK की बिजली का मसला बहुत पुराना है। अभी भी अगर आप बजट में जाकर देखेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूं कि उसमें 25 अरब रुपए तो पड़े हुए हैं इसी चीज़ के लिए कि ये बिजली की मद में हमने देने हैं। इस इशू को हमें सॉर्ट करना चाहिए। जो डैम के इश्यूज उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो बिजली देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सस्ती बिजली देते हैं, तो ये एक इशू है जिसको भी हमने इंटरिम के लिए सॉल्व किया हुआ है। उस इशू को भी सॉल्व करें और बिजली किस रेट पे आया इसको से जानिए, उस इशू को भी सॉल्व करें।
हम इश्यूज को, हियर्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इश्यूज को लिंगर ऑन होने देते हैं, हम क्लोजर नहीं करते किसी भी इशू का, क्योंकि कोई इंसेंटिव सरकार के मुलाजमीन को भी और लीडरशिप को भी नहीं है, बिकॉज हर 2-3 साल बाद इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं कि लोग बदल जाते हैं, तो वो इशू वहीं का वहीं रह जाता है. सही। हियर्स द क्रक्स बिल्कुल ऑफ ऐसा द ही है, इशू. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा आप हमारे नाज़रीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से भी बता दें, क्योंकि गरीब आदमी उसको नहीं पता कि कौन सी सब्सिडी है जिसको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है, आई डोंट नो दिनों में या महीनों में। तो ये कौन सी सब्सिडी है टारगेटेड जो कि गरीब को देने पर इतफाक हो गया है? तो देखिए, एक तो बात बिल्कुल आया है कि जो पाकिस्तान का सब्सिडी का मेकनिज़म है, उसमें बहुत सी लीकेजेस हैं. इससे कहने का मतलब ये है कि बेहतरीन जो हेल्प है, और ये पावर्टी को ख़त्म नहीं करती, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जब हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा किया था. इसका मतलब ये था कि जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, यानी कि आप सतह गुर्बत से किसी वजह से नीचे चली गई हैं, आपकी नौकरी ख़त्म हो गई है, आपकी सेहत का कोई इशू खड़ा हो गया है, आपके घर पे अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आ गई है, तो हम आपकी मदद के लिए एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आपके पास पहुँचें. अब हमने सोच लिया है इन लोगों को इसी चीज़ पे लगाकर, और हम इनको निकाल नहीं पा रहे पावर्टी से, पर ये जो 467 अरब हैं, इसको बढ़ाना बेस्ट इनिशिएटिव है टू रीच द पुअर, बिकॉज हमारे पास इनका डेटा मौजूद है. सो एक तो ये बढ़ जाएगी और इसको बढ़ाना चाहिए, प्रोविंसेस को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए. फिर जो बहुत सी सब्सिडीज़ जो इनडायरेक्ट हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि एनर्जी की जो सब्सिडीज़ हैं पाकिस्तान में, वो डायरेक्ट सब्सिडीज़ नहीं है, वो हम गैस के बिलों के थ्रू या बिजली के बिलों के थ्रू या पावर के बिलों के थ्रू देते हैं, तो वो उसमें बहुत से लोगों को वो सब्सिडी मिल जाती है जो डिज़र्व नहीं करते. बिजली को फुल चार्ज कीजिए, पर अगर आप 10 मिलियन 15 मिलियन हाउस होल्ड्स को, यानी कि 1.5 करोड़ घरानों तक पहुंचना चाहते हैं, अभी तो आप 1 करोड़ घरानों तक पहुंच रहे हैं, आप 1.5 करोड़ घरानों तक पहुंचना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचिए, पर डेटे के थ्रू पहुंचिए. सो IMF यही आपसे गुफ्त शनीद कर रहा है. ये भी अभी मैं मतलब आपको कह सकता हूँ ये बात कि ये कोई अभी, आई थिंक इट्स नॉट अ क्लोजर, जिसका कोई क्लोजर हो गया हो कि चलिए, इसको किस तरह तय करना है. सही, लेट्स पर सी ये सारी कि क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान फॉर योर टाइम, मेरे साथ मौजूद रहे. अब जनाब हमें कुछ खेल की बात करनी है. पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा T20 जो कि आपको मालूम है आज खेला जाएगा. 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आज आखिरी मैच है, जो कि ज़ाहिर है फैसला कुन मैच होगा. पहले सीरीज़ 1-1 मैच से बराबर है. आयरलैंड के शहर डबलिन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे टीम्स मैदान में उतरेंगी. सीरीज़ के पहले मैच में आयरलैंड ने फतह हासिल की, दूसरा मैच ग्रीन शर्ट्स के नाम रहा, और आज अब तीसरा मैच है जो कि खेला जाएगा. इसी पर बात करेंगे. साजिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आपने में ज्वाइन किया. मुझे बताइएगा कि आज का मैच क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या मशवरा देंगे और कंडीशंस कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. माशाल्लाह देखें, आज तो शहरी जैसा कि आपको पता है बारिश की पेशेंगोई है, और कल 100% बारिश हुई है. और जिस तरह के पिच के हवाले से बात की जाए तो पिच पे कवर थे और बहुत ज़्यादा मशहूर मुझे नज़र आ रहा है. और पाकिस्तान के लिए मशवरा यही है, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला करें. ये आखिरी मैच है पाकिस्तान का, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी है, 15 रुकनी टीम अनाउंस करनी है, और आपको ये सीरीज़ भी जीतनी है. जैसा कि आपने सीरीज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बराबर की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है जो कल आपने जिससे पिछला मैच में आउटस्टैंडिंग 17 ओवर में रन चेस किए. बहुत ही आउटस्टैंडिंग. रिजवान ने, फ़कर ने आउटस्टैंडिंग खेली, आजम ने आउटस्टैंडिंग, मगर बॉलिंग आपकी शो हो गई है. आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अबरार को खिलाना चाहिए. यकीनी तौर पर अबरार पाकिस्तान के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. शाहिन शाह आफरीदी को 300 विकेटों करने पर बहुत बहुत मुबारक हो. शाहिन शाह आफरीदी ने
तीनों फॉर्मेट 300 विकेट ली। तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की, और बॉलिंग अगर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएगी तो पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में आ जाएगा आइलैंड की शॉर्ट बाउंड्री में। अगर उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने होम ग्राउंड का, और वेदर भी यकीनी तौर पर सूट करता है उनको होम टाउन में, तो मैं ये समझता हूँ शहरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़े मार्जिन के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ टीम को उतारना चाहिए, आगा को खिलाना चाहिए, और चचा इफ्तिखार को रेस्ट कराना चाहिए। सही। यकीन तो चचा जो है सीनियर प्लेयर है, सीनियर प्रो हैं, तो मैं समझता हूँ कि आगा से आगा को आप नहीं खिलाएंगे उसके बाद आपके पास मौका नहीं है। स्टेट वे इंग्लैंड 2022 की वर्ल्ड कप चैंपियन है, अपने होम टाउन में बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी। इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना, और इंग्लैंड के पाकिस्तान को पहले ही मैच में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी। आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को 2 चेंजिंग करना चाहिए। एक तो अबरार को खिलाना चाहिए, ऊपर फास्ट बॉलर जो मैं समझता हूँ नसीम को रेस्ट करा कर, मैं समझता हूँ आपको यहाँ चेक कर लेना चाहिए हारिस को, या जो दूसरे जो उनके जो करीबी दोस्त हैं उनको चेक कर लें। आपके हसन ख्याल को में तो अगर मैं ये पहले बैटिंग करते हैं तो टारगेट कितना होना चाहिए? शहरीज पहले बैटिंग मेरे ख्याल में बहुत टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि 100% बारिश हो गई है, और पाकिस्तान के कोई भी कप्तान इस तरह की वेदर में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने को तरजीह नहीं देगा, बॉलिंग करने को तरजीह देगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने मैच जीता हुआ है, बॉलिंग उनकी शो हो गई, बैटिंग ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आती है, और पाकिस्तान टॉस जीते बॉलिंग करने को तरजीह दे, और बॉलिंग करने के कम से कम स्कोर पे आउट करेगा। खुदा ना करता पाकिस्तान क्या बैटिंग करने आ गया तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाएगा कि वो पिच मेरे जो अपने जराए बताते हैं उस तरह की प्रॉपर पिच नहीं है, और उनके बॉलर हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। हमारे बॉलर की स्विंग सीम ख़त्म हो गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच दोनों टीमों के दरमियान। पाकिस्तान यकीनी तौर पर गेम में वापस आ चुका है, और पाकिस्तान की बैटिंग जो हम बात कर रहे हैं उस तरह की नहीं कर सकी। बाबर पे ड्यू है, बाबर पे साइम पे ड्यू है, इन दोनों को पावर प्ले एक अच्छे 70 रन का स्टार्ट देना चाहिए, और इन दोनों की बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई, ऐसी बात नहीं है साइम ने 45 रन बनाए, हर मैच में रन नहीं बना सकता। बाबर यकीनी तौर पर पहले मैच में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, विराट कोहली का 38 सेंचुरी का उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर की फॉर्म अच्छी है, मगर इनको पिच पे खड़ा होना है और स्कोर बोर्ड को चलाना, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करना है आइलैंड के। और हमारा कोई मैच नहीं है, आइलैंड 15 नंबर की टीम है, हम पाकिस्तान की 7वें नंबर की टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग की टीम है, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे खिलाड़ी पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े दिल तो से खेले, अभी बड़े साजिद जज्बे भाई से। मुझे ये बताएगा कि अभी जाहिर है पहले आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ हमनों की सीरीज देखी और अभी आयरलैंड के खिलाफ आगे आप बता रहे हैं कि अब हमें स्क्वाड का ऐलान करना है, तैयारी कैसी है हमारी वर्ल्ड कप के लिहाज से? बहुत बेहतर तैयारी है, और आपके पास आज ही का मैच है, उसके बाद तो आपको नाम देना है आईसीसी को। आईसीसी वेट कर रही है आपके नामों का, आपको डिसाइड करना 18 खिलाड़ियों में से किनको आप बाहर करेंगे। मेरे हिसाब से बता दें उस्मान खान को बाहर करेंगे, कि इरफान को बाहर करेंगे, कि इन दोनों फास्ट बॉलर में हसन क्या हारिस को बाहर करेंगे। तो ये 3 मेरे हिसाब से नजर आ रहे हैं, ये 3 बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम 15 की टीम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनको कॉन्फिडेंस है और यही टीम को जाना चाहिए। और साइंग अयूब और आजम खान पाकिस्तान के फ्यूचर है, अबरार फ्यूचर है, पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी फॉर्म में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैनेजमेंट को ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, प्लान में तो यही नजर आ रहे हैं। बाकी कोई रॉकेट साथ जो खुदा ना खासा करा, अल्लाह ना करे अगर ये आज का मैच हार गए तो ये तो उनको बैकफायर करना पड़ जाएगा। जिस तरह उन्होंने, हालांकि आयरलैंड ने 2 कैच छोड़े पिछले मैच में, रिजवान का भी कैच छोड़ा, फकर का भी कैच छोड़ा, बैट फील्डिंग की उन्होंने। उनका हमारा कोई मैच छोड़ो, क्लब क्रिकेट की टीम है, उनके पेट देखो, उनकी फिटनेस देखो, उनसे हम अंडर प्रेशर आ रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। हमारी कारकर्दगी तो शो हो गई। अगर आप कॉन्फिडेंस ना दे एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट में बात कर रहा हूँ, हम तो मोटिवेट कर रहे होते हैं, मगर लड़कों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, किस वर्ष की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस लेकिन आय की मसला क्रिकेट वही है खेल रहे हैं। ना, इसमें फिर आप साजिद भाई आप भी मेंशन करते हैं कि दोस्तियां ना निभाई जाएं, मुल्क के लिए खेला जाए, बतौर टीम खेला जाए। तो अब बाबर की कैप्टनसी पे भी आपको पता है क्वेश्चन मार्क अक्सर लग जाता है। तो जब इतने बड़े इवेंट की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो ये बात कौन समझाएगा कि दोस्तियां नहीं निभानी? देखिए अब तो मौका नहीं है ना बाबर के पास, बहुत से सारे कप्तान, वाइस कप्तान, साबिक कप्तान तो यही कह रहे हैं ना, बाबर ने कौन सा इवेंट जिताया है 4 साल में। बाबर ड्यू करे, अपने आप को प्रूव करे, वर्ल्ड कप में बेस्ट बैट्समैन हूँ, बेहतर कप्तान बन सकता हूँ। बेहतर कप्तान बनने के लिए आपको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़े, अपने ऊपर लेके खेले, अपने ऊपर लेके खेलेगा। क्यों नहीं पाकिस्तान को ये 2020 वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और दोस्ती यानी है कि आज से नहीं करे, 4 साल से करते हुए आ रहे हैं। शादाब की बात करो, हसन की
बात करो तो ग्रुप उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने तोड़ दिया है। अब ग्रुप नहीं है, एक होकर खेले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट अच्छी है, खिलाड़ियों में जज्बा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत सकती है, मगर पाकिस्तान के कप्तान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगी और अपने ऊपर के लिए देखिए आज मैं डरके की चोट पे कहने को तैयार हूं, आज बाबर यकीनी तौर पर सेंचुरी बना सकता है, साईं वहीम सेंचुरी बना सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों अड्डू है पाकिस्तान के, दोनों खिलाड़ियों अगर सेंचुरी बना दी ना, पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा फॉर्म में आ जाएगा। पाकिस्तान की बैटिंग को क्लिक करना है। पाकिस्तान के खिलाड़ी 2020 में अगर सेंचुरी बना सकते तो फायदा क्या ऊपर के नंबर पे जाने का। जो भी ऊपर के नंबर पे जाता इजी हो जाता है उसको बॉल और बैट के दरमियान खेलने के लिए। शुरू के 3 नंबर के लिए तो बहुत आसान होता है, ग्राउंड के चारों तरफ जहां चाहे चौके छक्के, और ये तो बहुत शॉर्ट बाउंड्री है, ये तो 70-65 की बाउंड्री है और इसके खिलाफ चले जी, बेस्ट विशेस देते हैं साजिद भाई टीम के लिए। बिल्कुल जी, गुड लक। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, अपने व्यूज इस हवाले से दिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। एक सनसनीखेज खबर आपके साथ शेयर करते हैं और ख़बर ये है कि एक बैनुल-अक़वामी सतह पर साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल प्राइवेसी के शोबे में खिदमात मुहैया करने वाली कंपनी की एक ऑथेंटिक रिसर्च रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जासूसी की गर्ज से किए गए साइबर हमलों की तादाद में 300% इजाफा हो गया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा साइबर हमले मालियाती, आईटी, हुकूमत और सनती शोबों में किए गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में साइबर हमले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मुस्तकिल कमज़ोरियों की निशानदही कर रहा है, लेकिन इस जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त सज्जाद बाजवा साहब ने में ज्वाइन किया है, जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर जनरल FIA के। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सज्जाद साहब, क्या वजह है कि इस तरफ खास को तवज्जो नहीं दी जा रही और इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया इस मसले को, जो कि बड़ा संगीन मसला है साइबर सिक्योरिटी का? देखें, हम बदकिस्मती से ऐसा मुल्क हैं जहाँ पे 2023-24 में भी अभी तक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही है और अभी तक दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी और अभी तक हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं हो सके। और जब साइबर सिक्योरिटी को पॉलिसी बनेगी तो उसके मुताबिक आगे कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी। हमारा तो खैर इम्प्लीमेंटेशन का भी हाल बहुत बुरा है कि अगर कोई पॉलिसी बनती भी है तो आगे इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं होती। और हमारा तो पॉलिसी साज जो है सज्जाद साहब, वो क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है? देखिए, हम तो रीजन में भी सबसे पीछे हैं और हमारा जो ज्यादा फोकस होता है वो होता है कि हमें कोई बुरा भला कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, उसको पहले पकड़ के बंद कर दें, बाकी चीजें जाए भाड़ में। तो नेशनल जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे वैसे ही नापीद है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या चीजें चाहिए और आपके जो स्टेट के लिए क्या चाहिए। आपके स्टेट के आप देखें, आपने स्टेट के कौन कौन से इदारे को जो है हमारे जो है उनका वेबसाइट हैक हो गई है, उनका डाटा हैक हो जाता है, कभी नादरा का, कभी FBR का। अब नादरा और FBR जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो हमारे इदारे हैं वो कौन से हैं? नादरा और FBR है ना, जहाँ आपकी सारी आइडेंटिटी है। हमें आज तक तो ये भी नहीं बताया गया कि हम आइडेंटिटी जो है उसको कैसे सेव करना है। हर जगह पे आपका ID कार्ड की क्या अहमियत है, आपके ID कार्ड में आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपका हर चीज जो है ID कार्ड से शुरू होती है। नहीं तो इसमें सज्जाद साहब ये IT मिनिस्ट्री क्या कर रही है जब वो ये पॉलिसी नहीं बना रही? और ये तो दुश्मन के लिए इन्होंने एक बाकायदा एक विंडो खोल के रखी हुई है कि आप जब चाहें आपके लिए किसी रास्ता है, आप घुस सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और देखें, एक तो मैं वही पहले अर्ज कर रहा था कि एक तो हमारी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, दूसरी है कि पॉलिसी बने तो आगे इम्प्लीमेंटेशन हो और किसी का इंटरेस्ट हो कि ये भी कोई काज है, इसके लिए कोई काम करना है और जिस काम के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है वो उनकी अपनी जो वेबसाइट भी हैक होती रही है। वो ये कोई अनहोनी नहीं है कोई चीज़ कि उनके लिए बनी हुई। और ये देखिए, अभी ये जो अभी कैस्परस्काई ने जो किया है ना, ये रिपोर्ट जारी किया है, ये बेसिकली इंटरपोल ने एक डे मुकर्रर किया था मनाने के लिए कि जो अवेयरनेस के लिए जी। ये May 12 है। बेसिकली इट्स अवेयरनेस डे अबाउट मालवेयर एंड रैंसमवेयर। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि अभी कितना जो है दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये क्राइम बढ़ रहा है
और किस रेशियो से बढ़ रहा है, किस रीजन में, किस मुल्क में ज्यादा है, कम है, तो कहाँ कहाँ ज्यादा अटैक हो रहे हैं। तो उस हवाले से उनका, क्योंकि वो एक एंटी मालवेयर, एंटी स्पाईवेयर जो है, वो उनका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उनको क्योंकि ऑलमोस्ट हर दूसरे जो आपकी डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, उससे एक्सेस होती है, तो उससे उनको आइडिया होता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और पाकिस्तान का अब देखें, बाकी मुल्कों में जी यानी 10 से लेके तो 20-25 तक नंबर आता है, हमारा 300% है। अब देखिए रेशियो होता है ना कि चलो जी ठीक है, किसका 20 है तो हमारा 21 हो गया, 25 हो गया, हमारा 300 टाइम। नहीं, तो ये जिम्मेदारी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप वाज़ेह कर दीजिए, किसकी जिम्मेदारी है जो कि अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल नहीं वो कर रहे। मैं बड़ी हैरान हूँ, मेरा ख्याल है IT मिनिस्ट्री की है, ऐसा ही है सजाद साहब? एग्जैक्टली, देखिए द बेसिक रिस्पांसिबिलिटी तो IT मिनिस्ट्री की है। चले जी, हम लोग तो इस मसले को हाईलाइट करते रहेंगे, अल्लाह करे कि कुछ वो भी थोड़ा सा होश के नाखुन लें, ये बड़ा संगीन मसला है। बहुत शुक्रिया सजाद साहब मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपने व्यूज़ हमें दिए हैं। अभी नाज़रीन एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कहना ये पड़ रहा है कि आज के दौर में मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन के अहकामात ऐसे हैं कि अगर उनका फौरी सदेबाब ना किया गया तो फिर कराची से तालीम के मैदान में हमें रोशन सितारे मिलने की उम्मीद छोड़ ही देनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नकल माफिया का राज है। फिर वक्त से पहले पर्चा आउट होने की रवायत कई सालों से बरकरार है। आखिर सिंध के साथ ये मसला क्यों दरपेश है? सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है बिजली बंद है, फर्नीचर मौजूद नहीं है, तलबा तालिबात ज़मीन पर बैठे हुए हैं, पर्चा दे रहे हैं, गर्मी से बुरी हालत है। हर साल की तरह रवां बरस भी इम्तिहान शुरू होने से पहले ही पर्चा आउट हो गया, ये रिवायत भी बरकरार है। आखिर इसे तालीम दुश्मनी कहें या फिर इल्म से दूर रखने की सोची समझी साजिश कहें, इस मामले को संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं हैदर अली साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही ख़बरें जो हम हर साल पढ़ते हैं, कोई बेहतरी नहीं आ रही। ये तालीम का जो निज़ाम सिंध में है स्पेशली, क्यों इसमें ये मसाइल हैं इस किस्म के, सोची समझी साजिश इसको कहें या फिर लापरवाही कहें, क्या कहें हम इसको? जी बिल्कुल, आपने सही मसले की तरफ निशानदही की है कि सिंध में ख़ास तौर से हम हर साल इम्तिहानात में बदनज़मी भी देखते हैं और यहाँ करप्शन के भी बहुत ज़्यादा चर्चे सुनने में आते हैं। इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह तो ये है कि सिंध में तकरीबन तमाम तालीमी बोर्ड्स में गुज़िश्ता 10 सालों से एडहॉकिज़म है। वहाँ मुस्तकिल चेयरमैन, मुस्तकिल कंट्रोलर एग्जामिनेशंस, मुस्तकिल सेक्रेटरी और दिगर की पोस्ट पर लोग मुस्तकिल मौजूद नहीं हैं। इस आर्जी बुनियादों पर जो काम चलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। आई थिंक ये नेटवर्किंग का इशू है, फिर से राब्ता मुनक़ता हुआ है और बिल्कुल इस पर बात भी होनी चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। आया कि हल फिर से सारे इम्तिहानात लेना है, जो पर्चे आउट होते हैं वो पेपर्स कंसिडर ही ना किए जाएं, उनको ज़ाहिर है मार्क्स तो मिलने ही नहीं चाहिए ना उन पेपर्स पे जो कि आउट हो गया पर्चा दोबारा से लेना चाहिए, रीस्केजुलिंग उसकी होनी चाहिए। हैदर साहब आप हमारे साथ हैं? सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं और ये पर्चे जो आउट होते हैं वो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें नकल माफिया बाकायदा वो पर्चा आउट करता है, पता नहीं कितने कितने में पर्चे बिकते भी हैं, फ़ोटो स्टेट की दुकानों पर मौजूद होते हैं। हैदर साहब मुझे बताइएगा कि आप इसकी वजूहात बता रहे थे। जी, मैं आपसे गुजारिश किए देता हूँ कि ये जो हमें सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर हलशुदा पर्चे नज़र आ रहे हैं वक्त से पहले, ये भी इस नालायक कंट्रोलर का एक इंतज़ाम है, बद इंतज़ामी है। और वो इस तरह से कि तकरीबन गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में 150 से ज़्यादा इम्तिहानी मराकज़ बढ़ा दिए गए। इस वक्त कराची शहर में 9वीं 10वीं के इम्तिहान के लिए 500 से ज़्यादा इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 350 सेंटर्स
ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं। उन ज़्यादा सेंटर्स की वजह से वहाँ पेपर पहुँचाना वक्त पर मुमकिन नहीं है, इसलिए उसका हल इन्होंने ये निकाला कि कुछ हब सेंटर्स 20-25 हब सेंटर्स बनाए गए। हब सेंटर का मतलब ये होता है कि 20-20 इम्तिहानी मराकज़ के क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पहुँचा दिए जाएं और उसके बाद वहाँ से तमाम सेंटर सुपरिटेंडेंट्स जो है वो अपने अपने इम्तिहानी पर्चों को हासिल करें। अब ये बताइए कि जब सुबह का वक्त होता है, सेंटर सुपरिटेंडेंट खुद अपना सेंटर छोड़कर नहीं निकल सकता और वो हब सेंटर पर अपने किसी चपरासी को, किसी मैसेंजर को, किसी क्लर्क को भेजता है। अब वहाँ एक एक घंटा पहले जब लोग पहुँचेंगे और वहाँ से क्वेश्चन पेपर लेंगे, तो जिस तरह के लोग होंगे, जिस लेवल के लोग होंगे, उसी तरह का आप काम भी देखेंगे। तो हैदर साहब इसका हल बता दें मुझे आखिर में बस। हल ये है कि इस एग्जामिनेशन सेंटर के वो इब्तदाई पर्चे जो खुले आसमान के नीचे हुए या बंद कमरों में हुए या राहदारियों में हुए या दरियों पर बिठाकर बच्चों और बच्चियों से इम्तिहान लिया गया, उन इम्तिहानी मराकज़ के पर्चों को मंसूख किया जाए, रीशेड्यूल किया जाए। इसके बाद साफ सुथरे इम्तिहानी मराकज़ कायम होने चाहिए। इम्तिहानात को अगर कुछ वक्त के लिए रोकना पड़े तो रोका जा सकता है, बिल्कुल आपने वजह लेकिन फरमाया। ये हब सेंटर का फार्मूला जो है वो हमें कतई तौर पर सही, नाकाम बिल्कुल नजर। आपने ठीक कहा हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, फॉर योर टाइम। ये हब सेंटर का जो फॉर्मूला है बिल्कुल गलत है और बाकायदा ये पेपर्स को मंसूख करके नए सिरे से होने चाहिए, प्रॉपर इंतजाम के साथ होने चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बड़ी ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिल मूवी है और कराची में ही बनी है और एक जिसे कहते हैं ना कि ताज़ा हवा का झोंका फिल्मी शायकीन के लिए, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। तो टीज़र देख के आपने बहुत सा मतलब समझ तो लिया होगा कि क्या हो सकता है इस मूवी में। तो फिल्म ये बड़ी ईद पर, ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होगी, जबकि इसका शूट हब रोड पर किया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जो कि इसमें शामिल हैं, शामीन खान है, फ़र्रुख नजम है, जवेरिया नैयर हैं। आर्टिस्टों ने अपनी सलाहियतों के जौहर इसमें दिखाए हैं और दो ज़बरदस्त मेहमान जो कि इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन भी कर चुके हैं, जिनमें जनाब एक्ट्रेस हैं शामीन खान जो कि मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शामीन फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात करके। और उसके अलावा जनाब फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं फ़र्रुख नजम जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो फर्स्टली जो मैंने आपका ये टीज़र देखा है ना, आपने तो फिर वो जो इंडिया की मूवीज़ होती है ना तामिल हीरोज़ वाली, बिल्कुल मुझे वो लुक लगा आपका, ऐसा ही है? पता नहीं, अभी लोग बताएंगे ना कि कौन सी लुक आ रही है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि पहले मैं इससे कि शामीन से बात करूं, थोड़ा स्टोरी राइटिंग क्योंकि आपने की है, तो कहाँ से आइडिया कंसीव किया आपने? देखिए, आइडिया जो है ना वो तो आते रहते हैं कि यार कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। एंड बस ये मुझे अचानक से आमद हुई कि यार ये स्टोरी मुझे इस तरह से करनी है कि जो हम बहुत शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में और बहुत लिमिटेड कैरेक्टर के थ्रू बहुत अच्छा हम स्केच कर सकें। हमारा जॉनरा बहुत डिफरेंट था, हम थ्रिल स्केच कर रहे थे और वो भी वन टाइम थ्रिल स्केच करना बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि हम मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ नहीं थे, हमें बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट के साथ बहुत स्टोरी को जो है हमें राइट डाउन करना था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था। एंड ये हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट अप्रैल में, सॉरी मार्च में हमने शूट की इसकी। एंड समझे 15 डेज़ के प्रोसेस में मैंने फिल्म लिखी और हमने शूट पे हम गए। ये कितने मिनट की फिल्म है? ये तकरीबन घंटे से ऊपर की मूवी है ये। लेकिन अच्छा, बड़ी जल्दी आप लोगों ने शूट कर लिया, वरना 1 घंटे की मूवी निकालने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी टीजर्स लॉन्च कर चुके हैं और जो उसकी अभी हमें फीडबैक मिल रहा है डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है, और होपफुली कि हम इसको जो है वो एक बेहतर
प्रेजेंट कर सके अपने ऑडियंस के वैसे लिए। मुझे टीजर वाकई बहुत अच्छा लगा है Thank और you. मैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस से जो आपकी मैंने वो बताया ना सिमिलैरिटी मुझे कुछ फील हुई है, आपके लुक्स भी मुझे कुछ ऐसे लगे इनके। जाहिर है हम बॉलीवुड की एग्जांपल देते हैं तो उससे कुछ कम हम काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने टीजर देखा बड़ा ज़बरदस्त था। आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा और आपको जब इन्होंने ज़ाहिर अप्रोच किया तो क्या सोच के आपने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल करूँगी? मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ और मैंने एक मूवी पहले भी की थी, वो भी कमर्शियल मूवी थी, इतनी आर्ट नहीं था उसके अंदर, वो भी कमर्शियल मूवी थी, काफ़ी चीज़ें थी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो मैंने पढ़ते ही उसका पहला पेज ही मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने फ़ारूक को कॉल किया, मैंने कहा फ़ारूक ये वो स्क्रिप्ट है जो कि शायद मैं पढ़ नहीं सकती, हमें साथ पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज़ आप राइटर हैं, मुझे आपके साथ बैठ के, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जो कि आपको राइटर के साथ ही पढ़ने पे आपको उसका सेंस समझ में आता है, वरना आप उसको कंसीव किसी और तरीके से कर लेते हैं, फिर डिलीवर आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पढ़ने से पहले ही सीन के बाद मैंने फ़ारूक से बोला कि हम रीडिंग सेशन करेंगे और हम साथ में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जब मैंने फ़ारूक के साथ बैठ के पढ़ी, इन्होंने प्रॉपर मुझे नरेट किया सारा सिनेरियो, पूरा उसका बैकग्राउंड। अच्छा, उसमें ब्राइड आप बनी हुई होंगे, मैंने आपका ड्रेस देखा है, आपने ब्राइडल ड्रेस में आप हैं, तो मुझे ये लगा कि शायद ये कोई ऐसा है कि लड़की यहाँ तो अपने घर से निकली है शादी के जोड़े में, तो दैट मीन्स कि वो शादी वाले घर से आई है और उसके बाद बस वो रोड पे है। मैं ज़्यादा स्टोरी पूछूंगी नहीं, और रोड पे ही उसके साथ जो इंसिडेंट जो भी हुआ होगा, जो थ्रिलर सस्पेंस है वो उसी में शामिल होगा। तो कैसा रहा शूट सारा, और मुझे ये भी बताएगा कि कराची में आप लोगों ने शूट किया है और हब में किया है, तो वो तो बड़ा सिक्योरिटी इश्यूज वहाँ पे सुना होते हैं। वो एक्चुअली सारी सॉर्टेड थी हमारी प्रोडक्शन की तरफ से, क्योंकि हम लोग के साथ जो हमारी मेन एक गाड़ी थी जिसके अंदर सारा हम शूट कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारी वैनिटी वैन जो थी हमारे साथ साथ चल रही थी, और हमारे साथ वैनिटी वैन होती थी, फिर हमारे साथ गार्ड्स होते थे, हमारे साथ एक एक्स्ट्रा गाड़ी होती थी, तो हम सारी एक ना प्रॉपर एक रैली बना के हम शूट कर रहे थे, और ये ऑन द गो हमने शूट की है, हमने कहीं रुके नहीं है। ये सीन्स भी अगर हमारे चल रहे हैं तो वो गाड़ी चल रही है, और वो गाड़ी जो चल रही है उसी में ही हमें सीन्स भी करने हैं, उसी में ही सारी चीज़ें। और ब्राइडल वाला जो ये एक हमने कॉन्सेप्ट दिया है, ये जब ऑफ कोर्स लोग देखेंगे तो वो उससे पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे मज़े की बात इस मूवी में यही है कि इट्स नॉट अ कैजुअल वर्क, इट्स समथिंग where you find something so interesting, different, color grading, skin tone, छोटी छोटी चीज़ों पे इतना अच्छा काम है जो कि आपको नहीं नज़र आएगा कि हर मूवी में जैसे हम अपनी देखते हैं कि उसमें शादियाँ दिखा रहे हैं, लव स्टोरी दिखा रहे हैं, उसमें वो एक ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत काम हमने कर लिया है, ड्रामों में भी कर लिया है, फिल्म्स में भी कर लिया है, टेलीफिल्म्स में भी कर लिया है, लेकिन ये जो काम है ये ऑफ कोर्स इतना डिफरेंट है कि लोगों को देखकर, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इट्स सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, बहुत बहुत कुछ है। अच्छा, बहुत। आपने जब फ़ारूक आप लोगों ने जब कास्ट के बारे में सोचा तो मतलब फिर कौन आपके जहन में था कि भाई इस तरह के एक्ट्रेस में चाहिए होगी? मतलब जाहिर है बहुत कुछ सोच विचार करके होता है। सीरियसली आई एम टाइम सीरियस के अभी हमारी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी एंड फरियाल महमूद वो थी उसके अंदर, टीचर थी शायद, नहीं चक्री आई थी शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंड मुझे लग रहा था कि यार वो कैरेक्टर है शायद वो, एंड शी वॉज नॉट देयर, मतलब वो आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, तो हमारा शूट जो प्रोसेस था उस टाइम में वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर इसके बाद मुझे ये हुआ कि यार ये कैरेक्टर मुझे नेचुरली कौन स्केच करके दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट था ना हमारे लिए। अच्छा, अब हम ड्रामा इंडस्ट्री से अगर हम फिल्म कैरेक्टर्स को उठाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने ड्रामा रूटीन्स में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं कि वो अगर फिल्म में आती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको ड्रामा स्केच नज़र आता है कि यार ये उठ के आई है तो ड्रामा स्केच आ रहा है, क्योंकि आप न्यूज़ रूम से बाहर जाएंगी, एग्जैक्टली, तो आप जैसे न्यूज़ रूम से बाहर जाएंगी तो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है ना एंकर की, तो वो एक ड्रामा एक्ट्रेस की या एक्ट्रेस की वो एक पर्सनैलिटी होती है एज एन ड्रामा एक्टर या ड्रामा एक्ट्रेस। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो अब जाहिर सी बात है कि हम इंडिया से तो बुलवा नहीं सकते क्योंकि हालात इस तरह के रहे नहीं हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो है ना बहुत अच्छे खूबसूरत शक्लें हैं या खूबसूरत लोग हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो शामीन का ऑप्शन मुझे 2 से 3 जगह से सजेस्ट हुआ। सही।
अच्छा, अभी आप ही की कास्ट मतलब तो खैर पूरी कोशिश मेरी थी कि हम लोगों के साथ हों यहाँ पर, लेकिन हमें जवेरिया ने ज्वाइन कर लिया है तो उनको हम वेलकम करेंगे। आ जाइए जवेरिया, आ जाइए प्लीज़, हैव अ सीट। शामीन आप थोड़ा सा मेरी तरफ हो जाइए और जवेरिया वहाँ पर बैठ जाएंगी। जी, ये है जनाब वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है जवेरिया। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? आ जाए जनाब, हमारी चाय भी आ गई है, ठंडी हो जाएगी, आप भी ले आइए, आ जाएं। अच्छा तो जनाब आप मुझे बता रहे थे कास्ट आप लोगों ने फिर इस तरह डिसाइड किया। क्या हाल है? थैंक यू सो मच। सेम। तो मुझे ये बताएगा कि जवेरिया आपका एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा है? आप ज़ाहिर है वॉइस ओवर आपने की है, वो भी आसान काम नहीं है। थैंक यू सो मच। वॉइस ओवर मुझे लगता है कि एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम है कि आपको वो दूसरे फील के- लाना। एग्जैक्टली, आपको दूसरे के सिंक पे अपना सिंक बिठाना होता है और फील भी नहीं आए कि लगे कि आपको कुछ अलग आवाज़ जा रही है। आवाज़ों का मैच करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ आते हैं, जो हमने की है M10, हमारी क्या है ये, मैं नाम हमेशा बाईपास बाईपास कर देती हूँ। अच्छा मज़े की बात, मैं आपसे जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था ना कि शामीन को कैसे मैंने किया, तो 2 से 3 जगह से ना मुझे शामीन की जो आई कि यार ये बंदी कर लेगी। एंड मुझे किसी ने खोल के जो है ना, हमारे जो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उन्होंने बोला कि यार ये तुम उसको देखो शामीन को ना। तो मैंने बोला अच्छा सही है, आप प्ले करें। अच्छा इसके ड्रामों की कुछ पिक्चर्स आई, मैंने नहीं। अच्छा उन्होंने खोल के मुझे BTS दिखा दिया इसके किसी शूट का, तो मैंने नेचुरली इसको देख लिया कि यार मैंने बोला अच्छा बंदी ऐसी है ये। अब मुझे जो मेरे जहन में था कि मुझे बिल्कुल थिन लड़की नहीं चाहिए, अच्छा थोड़ी चबी हो, मुझे नेचुरल दिखाना है अच्छा सब कुछ। अच्छा मुझे नहीं चाहिए कि यार बहुत कोई फिगर आउट बंदी हो, बहुत शार्प्ड हो, शेप्ड हो, मुझे नहीं दिखाना। तो वो मिल गई, ये बेस्ट ऑप्शन मिला मुझे। एंड जब से मेरी मीटिंग हुई तो ऐसी बात है कि ये भी थोड़ा खौफज़दा थी कि यार ये कैरेक्टर है क्या, तो हमने फिर नरेट किया एक दूसरे को। और पहली मीटिंग में तो ऑब्वियसली पहली मीटिंग करते हैं बंदा खौफज़दा ही होता है। पहली मीटिंग में जो है ना, ये थोड़ी ये भी डरी हुई थी कि यार मैं क्या करने जा रही हूँ। तो जाहिर सी बात है हमें टाइम लगा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। फिर एक टीम बनती है, फिर हमने नरेट किया प्रोडक्ट, एक साथ हम बैठे प्रोजेक्ट, मैंने उसको समझाया कि ये है क्या चीज़ एक्चुअली में। ये एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, टेलीफिल्म नहीं है, ड्रामा नहीं है, और ये जॉनरा अलग है, तो इसको तुम उस तरह से लेके अच्छा, चलो। अब हाँ मुझे ये बताएगा कि वो तो ठीक है, आपने बिल्कुल एक नेचुरली आपने कहा कि भाई मुझे वो एक तो ना आपने ड्रामा का भी इंप्रेशन भी ना हो जी। और एक रियल लाइफ लड़की हो जो कि बाकायदा अब इस तरह जा रही है और उसके साथ जो भी इस पूरी फिल्म में हुआ। मुझे ये बताएगा जवेरिया आप कि आपने वॉइस ओवर किया है, जाहिर है किसका वॉइस ओवर किया है? शामीन का? नहीं, इनका तो मैं मुझे आपको थोड़ा बताती बताएगा हूँ। मैं voice अपना over। इंट्रोडक्शन देती हूँ थोड़ा सा। नाम जवेरिया नैयर है, बाय प्रोफेशन टीवी एक्ट्रेस और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सही, ठीक है। नहीं इस मूवी में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उस पे बताइए। मैंने लो भाई ये क्या क्या बात है? किया है आपने? पहचान नहीं पाएंगी आप, मेरी ऐसी शक्ल की है अच्छा। इंसाफ में। क्या बनाया आपने इन्हें? ये बनी है outclass। एक्चुअली बागड़ी। बागड़ी? हाँ, अब बागड़ी मैं आपको बताती हूँ। बागड़ी अक्सर आपने वो देखे होंगे जो थर के या इस तरह के नहीं होते, वो जो अक्सर वो ड्राई फ्रूट रोड पे बेच रही होती हैं, हिंदू भी होते हैं और उनमें ज़्यादा हिंदू ही होते हैं। तो उनका वो लहंगा पहनती हैं और छोटी चोली पहनती हैं सही, और वो नोज पे आई वॉन्ट टू एड ऑन वन थिंग, एक्सेंट। जो जवेरिया जी ने एक्सेंट पकड़ा है और उस एक्सेंट में डिलीवर किया है, मैं उस चीज़ की फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि ये होती है एक रियल आर्टिस्ट की पहचान, जिधर वो अपनी आवाज़ क्या अच्छा, अपने बोलने मैंने का वॉइस तरीका। ओवर पहले इसीलिए ज़्यादा भी मेंशन किया क्योंकि मैं इनको जो जानती हूँ ज़्यादा, वो वॉइस ओवर से भी मुझे इनका काफ़ी पता है ना। और एक्टिंग तो ऑब्वियसली आपने इस मूवी में की है, तो आपने भी बागड़ी का किरदार अदा किया होगा जो कि हब रोड पे जनाब M10 पे बैठी वो होंगी। एक बैठी भी नहीं है, वो पता नहीं क्या कर रही थी, सो रही थी, बस उन्होंने वहीं उनको छेड़ दिया था। असल में ये दुश्मनी जो है ना पैदा हो गई कि ये जो है ना उनके ऊपर कुचल करने को आ गई थी। भाई नहीं खोलना नहीं, चुप हो जाओ, फिर देखेंगे, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। ओके ऑलराइट। अच्छा अब मुझे बताएं कि ज़ाहिर है आप लोग साथ में थे और रैली की शक्ल में आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने सारा ये ऑनगोइंग आपका शूट था, कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया? बहुत है मेरा वाकया तो बहुत सारे। उस वाकये में एक और मूवी बन सकती है। मैं इतने बताती वाकये। हूँ, जो मजेदार वाला वाकया था, मैंने इसको वहां से गायब किया, मैंने कहा चलो वैनिटी वैन में चलो। अच्छा खड़ी नहीं है यूं मजे से ना। अच्छा हुआ क्या, हम लोग आप सोचें हम रोड पे और पठानों का इलाका
और आपका हाईवे, इधर आपके कंटेनर और सारी चीजें, अजीब सा हाल ना। और वहाँ पे एक औरत चोली पहन के, घघरा पहन के, अजीब बाल खुले, अच्छा, मजे उसका की संदूर और यहाँ तक कि वो वाइट वाली चूड़ियाँ और काला मुंह और अजीब सी हालत है। वो यूं खड़ी हुई है रोड पे और एक लड़की को यहाँ से पकड़ के और वहां से ना उन्होंने देखा कि शूट तो हो रही है। अच्छा, मैंने आवाज लगाई, वो नाम क्या था जरा बताना, मैं भूल गई। बग्गा। जल्दी बता बग्गा। नहीं बताती। बग्गा बग्गा नहीं। ओ भालू। बड़े अजीब फक्की। पक्की बुग्गी, पता नहीं कौन से चार नाम मैंने भी लेके ना आवाज लगा रही हूँ, धाड़ रही हूँ। इतनी देर में 4 पठान वहां से आ रहे हैं मोटे से, कह रहे ये क्या कर रहे हैं तुम लोग यहाँ पे, किससे परमिशन लिया है। वो बोलते, वो मैंने कहा भागो। और जुम्मे का दिन, मजे की बात, जुम्मा होने वाला है, मतलब लाना तुम्हारी शक्ल। अच्छा, मजे की बात, जब इन्होंने आवाज दी ना तो कुछ लोग आ गए आवाज सुन के ना। सही। अच्छा, वहाँ पे ऑलरेडी हम अपनी उस प्रीमिसेस में थे कि जहाँ पे हम थोड़ा सिक्योर थे और हमने बात की हुई थी पहले से। अब वो जो लोग थे वो पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा कि ये जो आवाज़ दे रही है ना वो उनको बहुत बुरी लगी शायद। वो आवाज भी बुरी लगी और फिर दूसरा, हम वो जिस कैरेक्टर दुनिया के में नाम, खड़े थे, हम तो अपने कैरेक्टर में थे। वो कैरेक्टर के नाम जो इन्होंने लिए वो उनको पता नहीं इतना बुरा लगा, तो वो उन्होंने फिर आवाज दी कि यार हम दिखाते हैं कि हमारे पास कौन है। कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ। Seriously? हाँ। वो सीन और में अभी वो तुम यही यहाँ समझे। रुको। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम वो आवाज यही देते हैं समझे अभी, कि ये जिनको तुम एक्चुअली आवाज किसी दे को रही हो। आवाज दे के बुला रही है, मतलब और उन्होंने बंदे कहा बुला कि ये रही डरा है रही है, कुछ इससे ऐसे। पहले कि ये हमें डराए, हम इसको डरा देते हैं। कुछ ऐसा। हम तो आपको पता है वो जो पेड़ चौड़े में रहने वाले लोग होते हैं, हम तो वो हम भागे सबसे पहले, भट्टू भागने वाले। मैंने कहा चलो, मैं खड़ी हुई हूँ, मैं भी दुल्हन की ड्रेस में हूँ, मैं खड़ी हुई, इन्होंने बोला तुम तो चलो पहले अंदर। अच्छा, मैंने कहा ये अच्छी प्यारी लग रही है, इसको ना उठा के ले जाओ। मैं तो वैसे ही काली भुजंग लग रही थी, इतनी बुरी आदमी रखी हुई, कोई सोचता। अच्छा, आई स्वेयर ये सिर्फ इस तरह बोल रही है, लेकिन आई नो कि ये इन्होंने नहीं, जाहिर है आप तो करेक्टर में उस फील्ड में थी ना, तो उन्होंने तो आपको बनाना था, काला भी करना था और सब करना था। खैर, अब वो आपका करेक्टर इस तरह का था, आपने कुछ चूज किया था करेक्टर अपने लिए? नहीं, मुझे चूज नहीं, किया। चूज इन्होंने किया था, आपने हाँ तो की थी ना। हाँ बिल्कुल, मुझे एक्चुअली में ये कैरेक्टर मैंने शायद इसको ही सोच के लिखा था। अच्छा, वेरी नाइस। इससे ज्यादा काली कोई मिल नहीं रही थी। इसको मैंने सोच के लिखा था और मुझे नेचुरल कैरेक्टर चाहिए था। मैंने बोला आर्टिफिशियल मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल चाहिए। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएंगे, मैंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ये देखा है कि हम लोग फिल्में बनाते हैं लेकिन हम उनकी प्रमोशन जीरो करते हैं। मूवी आती है, कब आई, लगी, चली गई, हमें नहीं पता चलता। अब आप लोगों ने इतना इंप्रेसिव टीजर बनाया, तो आप इसकी प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। देखिए, प्रमोशन के लिए तो यहाँ तो आए, इसके अलावा पूछे अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिर्फ प्रमोशन इस टीजर से ही इतनी अच्छी मिल गई है कि 4 कॉलम वहीं से आ चुकी हैं। अच्छा, सीरियसली? जी, हम मैगजीन्स में छप रहे हैं, हम अभी फैशन डीवा मैगजीन में छपे हैं, हमें अलग अलग ब्लॉगर्स बुला रहे हैं कि भाई आप हमें टाइम दो। 2 इवेंट्स किए जी, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स हमने अभी हब रैली कवर किया है। हम अपनी प्रमोशन के लिए हम हब चले गए, यानी बिजनेस करेगी मूवीज का मतलब है। बिजनेस जो है ना वो तो जो भी होना है, परेशान तो नहीं कर लेकिन रहे हैं। एटलीस्ट ये है कि बात होती है। हाँ, लेकिन लोगों के दिमागों में आ गए हम कि कोई M10 बाईपास बन रही है। अच्छा, नाम ही उसका बड़ा यूनिक सा है, बाईपास M10। जैसे कि नाम किसने रखा है बाईपास M10? मैंने M10 जो था, एक स्ट्रीट है बड़ा हॉलीवुड से इंप्रेस लग रहे हैं मुझे। अब मैंने उस तरह की मूवीज देखी है, अंदर इनके एक आर्टिस्ट बैठा है खतरनाक वाला, जो निकल आता है। हॉलीवुड की मूवीज के नाम ऐसे होते हैं। हॉलीवुड की मूवीज के नाम है और हमने ये कोशिश ये की है कि यार हम नेचुरली हम नाम वो रखें जो हमें शहर में ही नजर आ जाए। अब बाईपास M10 एक्चुअली में कराची की बहुत नोन शाहराह है ये, अगर आप हाईवे की तरफ जाएंगी तो M10 है वो प्रॉपर, और वहाँ पे वो बाईपास ही है। होती है, मैंने वारदातें मैं कभी गई नहीं। बिल्कुल, सब बहुत होती हैं। हमने उसी इंसिडेंट को जो है ना स्केच किया, एक्चुअली में ट्रू इंसिडेंट को स्केच किया हमने। सही। और हमने शूट के बाद जब हमने अपना लास्ट सीन किया था तो वहाँ पे हमें एक जगह भी मिली थी और हमने उसमें वहाँ पे बाईपास M10 भी लिखा है, हमने अपना मार्क छोड़ा है। वो बहुत अच्छा। और वो एंडिंग सीन था, एंडिंग सीन में बिल्कुल आखिरी सीन में हमने वहाँ आगे पे रोड अपना खत्म हो मार्क चुकी थी, सब जगह खत्म हो चुकी थी, रास्ते खत्म हो चुके थे और हमने M10 का मार्क छोड़ दिया। मार्क छोड़ा है वहाँ पर। और वहाँ पर जो भी जाएगा जिस जगह हमने लास्ट, वो हमेशा याद रखेगा कि यहाँ पे M10 बाईपास बनी। वो हमने एक छोटा सा मकबरा बना दिया। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी अक्सर फिल्म मेकर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से प्रॉब्लम्स होती हैं और जनाब फिर आजकल ये भी कहा जाता है महंगाई का दौर है, लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल है, लोग टिकट्स नहीं खरीदते, ईद पे तो वैसे ही बड़ी ईद पे गोश्त बांटने में लगे होते हैं, मूवी देखने कौन निकलेगा। क्या आपने सोच के फिर यही कहा कि नहीं मैं ईद पे ही रिलीज करेंगे इसको? नहीं, ईद का तो हमारा वैसे
था भी नहीं, तो बस ये बनता चला गया कि हम बकरीद के हम नियर अबाउट ही है, हम एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकते। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बताएं। डिस्ट्रीब्यूटर जो थे हमारे वो हैं मेट्रो लाइफ मूवीज़ एंड उमर खिताब, बड़ा नाम है, तो वो हमारे साथ डे वन से इस प्रोडक्ट में मौजूद है। एंड जाहिर सी बात है कि उनकी वजह से इस प्रोडक्ट को हमने इतना बड़ा बनाया, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई बस इसको जो है ना हम बकरीद के आसपास जो है ना हम फेंक देंगे, और बस टाइम नहीं है अब हमारे पास। तो अब हमने अभी तो प्रमोशन किया, अभी तो हमारी पोस्ट प्रोडक्शन का ही काम चल रहा है। अभी डबिंग है, 100 चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर कलर ग्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है। तो ये जो टीजर आपने देखा है जो ग्रेड हुआ है, ये बड़ी मेहनत है। वैसे बड़ा शॉर्ट टीजर है, थोड़ा लंबा होता जी, तो और मजा आता। यही इम्पोर्टेंट है ना कि लोग बोले यार शॉर्ट क्यों आए, पूरा क्यों नहीं आया। यही मैं भी सोच रही थी। ये टीज करता वो गया है, एक्चुअली टीजर है ना, टीजर है। मतलब बस गाड़ी चल रही है और दुल्हन और साथ में ये बैठे हुए हैं और बस वो नजर आ रहा है कि जी बच्चा आ रहे हैं। अच्छा वैसे अब ट्रू अगर आप रिव्यू देंगे तो आपको कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा है, वेरी इंप्रेसिव, सीरियसली। अभी टू बी तक वेरी ऑनेस्ट, मेरा क्यों नहीं आया तुम्हारे टीजर में, ये बताओ। बागड़ी भी आने चाहिए वही नजर। पहली शॉट डालो मुझे। अच्छा सबसे पहले पोस्टर इनके लॉन्च किया था मैंने, सबसे पहले पोस्टर इनका लॉन्च हुआ था। जी नहीं, पहले खाली वो आया था लिखा हुआ आपका बाईपास M10, उसके बाद मैंने कहा मेरा कहाँ है। अच्छा मुझे पोस्टर्स अच्छा मैंने सबसे पहले ना बाईपास M10 डाल दिया और वहां से ना पिक्चरें वायरल, मतलब वो टक 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 एक में गई और मुझे फिर पता चला भाई ये तो सीन ऑन हो गया, फिर उसको मैंने देख लिया। तो यानी कि अच्छा आप लोगों की ये लाइव सारा वो नहीं है, डबिंग करनी पड़ रही है जी। डबिंग तो करेंगे ना। अच्छा नहीं, वरना आजकल भैया आजकल काम हो रहा है, मतलब ऑन सेट जो आपका वॉइस है वही लाइव वो सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन ADR जब आपका आ रहा होता है ना तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ता है। सिनेमा में बड़ा मजा आता है उसको सुनने में, वो वाली भी। हाँ, फिल्म मेकर जो है ना वो अगर हम हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होते हैं फर्ज करें, तो वो लोग तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो भी करें और फिर उसकी ADR भी करें और प्रॉपर उसको डब करके फॉलिश करें। एग्जैक्टली। क्यों करते हैं? इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि साउंड चाहिए लोगों को, इम्पैक्ट होता है। वो साउंड आपको ऑन सेट वैसा नहीं मिलेगा, जैसे डबिंग हम रोड के ऊपर है। लेकिन फिर इसमें वो भी तो है ना कि फिर आपके वो इमोशंस दोबारा से वो लाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्या करें, काम। और ये तो करती रहती है वॉइस ओवर। वही ना, मैं आपको ज्यादा उससे जानती थी, लेकिन जब आपने बताया कि बागड़ी भी बनी हुई है आप। अभी मैं सलाउद्दीन अच्छा वेरी नाइस, जबरदस्त मैं असमा का कैरेक्टर है वो कर रही हूँ। अच्छा। वही बड़ी स्ट्रॉन्ग सी खातून है, तो मजा आता है, लेकिन आपकी एक्टिंग इंप्रूव हो जाती है डबिंग करने से। सही, चले फाइनली मैं चाहूंगी उनके हम ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, सब एक एक मैसेज अपनी मूवी के लिए दे दें कि भाई कोई देखने जाए तो क्यों देखने जाए। ओके, पहले शामीन आप दे दें। पहले हाँ शामीन। ओके, मूवी अगर लोग देखने जाएंगे तो ये यूथ के लिए इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है। इट्स नॉट लाइक अ ओरिजिनल लाइक ऑर्डिनरी मूवी, इट्स प्योर कंटेंट। फॉर दैट आई थिंक जिसको प्योर कंटेंट देखना है वो जाए। मैसेज बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरा मैसेज है। अच्छा अब आप कहिए। मुझे देखिएगा प्लीज। बागड़ी को देखिएगा, बागड़ी को देखिएगा इसमें। जी फारूक, ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि लोगों को ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। और कराची एक्चुअली बड़ा हसीन है, हमने उसको हसीन और हम जाते हुए जो लोग डरते हैं उनका डर खत्म हमने वहाँ होगा। शूट किया है, ओके तो इसलिए देखें। चले जी, बड़ी ईद के करीब आप ये मूवी रिलीज होने जा रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ जरूर प्रोग्राम बनाएगा। बाईपास M10 याद रखना है आपने। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, शामीन, जवेरिया, फारूक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि मीडिया पर तो उस पर कम बात हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी बात हो रही है। जूस की इंडस्ट्री पाकिस्तान में इन दिनों काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। रवां बरस हालिया टैक्सेस की वजह से हमने देखा कि जनाब जूसेस के इशूज़ हमें नज़र आए कि कहा गया कि इसमें फूड कलर्स होते हैं, इनको अवॉइड किया जाए। और आजकल जनाब हमने इसी से रिलेटेड एक वीडियो देखी है कि जो फल तरबूज का आपको पता है सीज़न है, उसमें भी वो फूड कलर के इंजेक्शन डाले जा रहे हैं उसको मीठा करने के लिए। उसके अंदर स्क्रीन पता नहीं डाली जा रही है, पता नहीं क्या उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं कि तरबूज लाल भी हो और मीठा भी हो। तो जूसेस से हट के अब ये नेचुरल फलों की तरफ मामला आ गया है। तो इसी पर बात मैं करूंगी कि कितना डेंजरस है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक फूड कलर्स जो हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं और ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उमैर रहमान, जो कि मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उनको मैं वेलकम करूंगी शो में। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
अच्छा, ये वीडियो आई थिंक आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, मैंने देखी है कि बाकायदा एक रेड कलर का सिरप टाइप कुछ है जो कि इंजेक्शन में भरा हुआ है, और ये जितने भी फल बेचने वाले हैं ये तरबूज में उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो मीठा और लाल हो। कितना डेंजरस है ये? बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। नंबर दूसरी बात ये कि मैं एज अ जनरल प्रैक्टिशनर हूँ और कैंसर वार्ड में एज अ मेडिकल ऑफिसर सर्व कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट, आई एम अ जनरल प्रैक्टिशनर। मैं आपको बताना चलूँ कि आजकल एक केमिकल जो बहुत नॉर्मली पहले हम देखते थे कि वो जेलीज़ में और टॉफ़ीज़ में कलर्स में यूज़ होता है, इसको हम एरिथ्रोसिन कहते हैं। एरिथ्रोसिन एक डाई है, और अब ये डाई क्योंकि पहले एरिथ्रोसिन तो टैबलेट भी आई थिंक सो नहीं, एरिथ्रोसिन इज़ अ डाई केमिकल कलर है जो एक लाइट पिंक कलर का होता है, और उसको फूड कलर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा टॉफ़ीज़ में, जेलीज़ में जो कलर्स मेंशन हुए होते हैं वो इसी एरिथ्रोसिन के केमिकल की वजह से होते हैं। अब इसी एरिथ्रोसिन केमिकल को आप तरबूज में इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जब केमिकल आप इसमें डालते हैं, इसके साथ आप शुगर कुछ कंटेंट डालते हैं, तो तरबूज का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क रेड हो जाता है, और आपकी क्योंकि आप उसमें शुगर कंटेंट भी इंजेक्ट करते हैं तो उससे बहुत मीठा हो जाता है। तो लेने वालों को, जो बायर है, उसको ये लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फल है और बहुत एक तो इतना लाल है, क्योंकि तरबूज की एक निशानी है, जो लेने जाता है वो सबसे पहले बोलता है लाल होगा कि नहीं होगा, वो लाल होगा तो मीठा होगा। ये प्रेशर जो आपने सेल्समैन पे डाल दिया है जो तरबूज बेच रहा है, उसने अब ये अपना एक आसान तरीका कर लिया है कि उसने जो है अब इंजेक्ट कर रहा है, और ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या है कि एरिथ्रोसिन आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, और ये सारे फीचर्स अब हम देख रहे हैं पेशेंट्स में, क्योंकि यूजुअली हम क्या होता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 5 मंथ्स में आप ये देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो हम ये समझते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। ऑब्वियसली गलत पानी का इस्तेमाल, अगर आप प्रॉपर्ली कंटेमिनेटेड उस पर रह रहे हैं, या आप इस तरह के किसी भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाँ, ये एक कॉज बनती है फूड पॉइजनिंग। अच्छा, वैसे आप चूंकि जिना हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे हैं, तो आई थॉट कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट भी होंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि ये कैंसर कॉजिंग इसको जो कहा गया है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं या लिंक क्या था, कि लोगों को पता चले ना, जो ये लोग खा रहे हैं तो ये वाकई कैंसर कॉजिंग होगा। ये जितने भी कलर डाइज हैं, इसमें कुछ अप्रूव्ड भी हैं जो, मगर अब पाकिस्तान में अप्रूव्ड चीज़ों का तो नहीं, यहाँ पे तो खुद ही कलर बनाया जाता है। आप छोटी छोटी कॉलोनीज़ में जाएं, वहाँ पे कलर डाई बन रहे हैं, और वो कलर डाई किस तरह बन रहे हैं वो अगर आप देखें तो शायद आप उसको देख भी ना पाएँ। और वो कलर डाई जो कपड़ों में इस्तेमाल होते हैं, वो कलर डाई जो बालों के उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो कलर डाई जो दुपट्टे को रंग करने में इस्तेमाल होते हैं, अब वो फूड कलरिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे जितने केमिकल्स हैं ये कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कि इनके अंदर कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस मतलब वो एजेंट जो कैंसर कॉज कराते हैं। तो इसमें स्टमक कैंसर्स की बहुत लिस्ट मौजूद है कि स्टमक कैंसर्स हो गया, रेक्टम हो गया। ये बिल्कुल इनमें ये कंप्लेंट्स बहुत मिली हैं, और अब 2021 की एक रिसर्च है जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि पाकिस्तान में ये जितने भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो कलर डाई की शक्ल में आ रहे हैं, वो स्टमक कैंसर का हिस्सा बने। अच्छा, चूंकि डॉक्टर साहब आपकी फील्ड डायबिटीज़ भी है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि वो लोग जो कि बाकायदा जाके उस फल की तलाश करते हैं कि जो बहुत मीठा हो, तभी वो कहते हैं कि तरबूज भी मिल रहा है तो वो जनाब लाल हो और बहुत मीठा हो तो ख़रीदने जाते हैं। हम क्यों एक नॉर्मल मीठे वाले या हल्के मीठे वाले फल को पसंद नहीं करते हैं? डायबिटीज़ में कितना कंट्रीब्यूट करता है? पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्योंकि तरबूज की बात की है तो हम तरबूज से ही शुरू करते हैं। तरबूज एक ऐसा फल है कि आप कभी उसको खुद घर पे एक्सपेरिमेंट करें कि जब आप तरबूज खाएंगी तो आपकी शुगर एकदम हाई होगी, राइज होगी, लेकिन कुछ देर में वो शुगर आपकी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तरबूज ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ईजिली एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है ना, एक तरह से आपने खाया। तो बेसिकली तरबूज इज़ अ सेफ अल्टरनेटिव फॉर पेशेंट फॉर डायबिटीज़। अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का तो तरबूज उसके लिए सेफ है। क्यों? क्योंकि हाँ, वो शुगर को राइज तो कर रहा है मगर एक टेम्पररी बेसिस पे और नॉर्मल भी कर रहा है। तो हाँ, अब ये चीज़ जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मीठा होना चाहिए, ये एक निशानी है कि आप देखें कि तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। एक नॉर्मल तरबूज जो एक असल फसल में उग रहा है वो बहुत हद से ज़्यादा मीठा नहीं होगा। हद से ज़्यादा मीठा है तो मतलब कोई प्रॉब्लम है। अब इसमें आजकल आप बहुत सी वीडियोस में देख रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि आप टिशू रखें तरबूज पे और आप देखें उसमें कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आई थिंक ये ऐसा नहीं है, क्योंकि तरबूज अल्लाह ताला ने वैसे भी रेड ही बनाया अंदर से, तो उसमें अगर आप टिशू रखेंगे तो थोड़ा बहुत रेड तो आएगा। अब Red ये तो ना हो आएगा। कि अब रेड आया आप जाके उसको पकड़ लें तो हमने इसमें कलर मिलाया नहीं है, ऐसा नहीं है। यूजली ये जो एरिथ्रोसिन केमिकल है, इट्स वेरी सेंसिटिव टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हर घर में होता है, विनेगर जिसको आप कहते हैं। तो आप टिशू लें और उस विनेगर में लें और उसको इसमें सोक करें, और फिर एक आपको कलर चेंज ब्राउन, रेडिश टू ब्राउन कलर आपको मिलेगा, तो आप समझ लें कि ये इसमें एक कलर है। कलर है। दूसरा, हद से ज़्यादा मीठा है। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, और नाज़रीन को फिर से बता दें कि अगर आपको ये डाउट है कि आपके इस तरबूज में किसी ने इंजेक्ट किया है कलर या फिर कोई स्वीटनर, तो आप जनाब विनेगर, जो कि आम घरों में सिरका मौजूद होता है, उसको टिश्यू पे लगाएं और उसको तरबूज पर लगाएं, और जैसे ही उसका कलर ब्राउन हो जाएगा या चेंज होगा, दैट मीन्स कि अगर वो रेड नहीं रहता, दैट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, तभी उसका कलर चेंज हुआ। वरना नेचुरली तरबूज लाल ही होता है, टिश्यू पे भी लगेगा तो लाल ही रंग होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, ऐसे में हम देखते हैं कि ये जो होता है पपीता, जी, पपाया, वो भी हम कोशिश करते हैं कि हमें बहुत मीठा मिले, वो भी इतना मीठा नहीं होता। आपके नाजरीन को मैं बताना चलूँ, पपीता जो है, अगर उसका एक नॉर्मल पपीते की बात करें, नॉर्मल पपीता बहुत मीठा नहीं होता। एक नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से ही वो एक फल ऐसा है कि वो हद से ज़्यादा मीठा नहीं है, वो एक नॉर्मल उसकी मिठास है। मगर हम जो पपीता आजकल देख रहे हैं, भी कुछ हफ्ते पहले ही मेरे घर में पपीता आया, वो इतना मीठा, इतना तो अल्लाह ताला ने नहीं बनाया तो उसको वो कैसे मीठा हो गया? जैसे मैं आपको बताया ना, शुगर कंटेंट्स जो है ना इंजेक्ट किए जाते हैं यानी कि उसमें येलो कंटेंट इंजेक्ट किया होगा, फिर ज़ाहिर पपीता अंदर से येलो होता नहीं, है। भले पपीते का कलर उसमें येलो आप ना चेंज करें, लोगों का जो कलर लोगों को चाहिए ना, वो तरबूज में ही चाहिए। पपीते में कलर का मैटर नहीं है, पपीते में मिठास को ज़्यादा वो करना है। सही। तो आप लोग उसमें शुगर जो है वो आप कंटेंट उसमें वैसे लिक्विड inject शुगर कर दें। इंजेक्ट करते हैं, और उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आप जब भी कोई फल लें, इसमें आप वाटरमेलन की बात करें, तो आप जब उसको काटें तो उसका कलर देखें अनइवन ना हो, कहीं बहुत डार्क है, कहीं बहुत लाइट है। ये एक निशानी है कि आप उससे पहचान सकते हैं। देखें, अगर फल होगा तो पूरा एक जैसा होगा, बिल्कुल। कहीं बहुत ज़्यादा डार्क है, कहीं दैट बहुत मींस कि वहाँ इंजेक्ट किया गया वहाँ तभी ज़्यादा किया लाल है वहाँ क्योंकि से। बाकी एरिथ्रोसिन फैलता बहुत तेज़ी से है, मगर ऑब्वियसली वो जब फैलता है तो हर कॉर्नर को कवर नहीं करता। तो आप देखें कि अनइवन कलर्स ना हो। अनइवन कलरिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि देयर समथिंग रॉन्ग। तो ये बिल्कुल आपकी दोनों बातें कि इट्स अ कार्सिनोजेनिक एजेंट, ये डाइज जितने हैं कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग है, नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2, ये फूड पॉइजनिंग में ख़ासतौर पे इस वेदर में, समर में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आपको फूड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसकी वन ऑफ द कॉज, बहुत सारी कॉजेज़ हैं मगर वन ऑफ द कॉज ये भी है। सही। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप चूँकि मौजूद हैं, हम मिठास की बात कर रहे हैं, मीठे फलों की बात कर रहे हैं, तो ये सीज़न फलों के बादशाह आम का है, और आम भी बहुत मीठा होता है। आपकी फील्ड डायबिटीज़ है। अब मैंने बहुत सारे शुगर के मरीज़ देखे हैं जो कि आमों को देख के दीवाने हो जाते हैं और 4-4 साथ खा जाते हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए कितनी मिकदार होनी चाहिए? बिल्कुल। आम का देखें, जो एक तो पहले आप ये देखें कि आम में एंटीवायरल अल्लाह ताला ने कुदरती डाला है, आप एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी उसमें मौजूद हैं। तो आम एक शिफा का फल है, एक आम फलों का बादशाह तो है, मगर एक शिफा का भी फल है। और अगर आप पिछली स्टडीज़ देखें तो उस स्टडीज़ में आपको ये मिलेगा कि आम डायबिटीज़ में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि तरबूज आप खाएंगे तो आपको एकदम राइस मिलेगा, मगर फिर थोड़ी देर बाद आप अपनी शुगर चेक करेंगे, नॉर्मल होगा। आम में ऐसा नहीं होगा। आप 4-5 आम खा लें और आप एक्सपेक्ट करें ये तो फलों का बादशाह है, कुदरती फल है। लोग 2 शुगर की गोलियां भी खा लेते हैं और वो बिल्कुल बड़े ही रहे और वो कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक अगर आप आम के सीज़न में मैक्सिमम 2 आम आप ले लें, एक सुबह ले लें, एक शाम में ले लें, 2 आम से ज़्यादा नहीं, और एक साथ ना लें, वक्फे से लें, ताकि वो आम जो है वो आपकी बॉडी में जाए, वो एब्जॉर्ब हो। फिर वो, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत सारा मीठा एक साथ लेंगे उसमें फ़र्क है, और उसको पोर्शंस में लेंगे उसमें फ़र्क है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वो लोग जो कि ये करते हैं हरकत, जो मैंने बताया कि ढेर सारा मीठा खाने के बाद एंटी डायबिटीज़ की टैबलेट्स ले लेते हैं, वो कितना गलत है और कितना डेंजरस है? एंटी डायबिटीज़ की टैबलेट्स, वो शुगर के मरीज़ हैं कि नहीं है? पहले है, मतलब फिर तो नहीं, देखें, वो तो फिर उनकी डोजेज है ना, अब वो अपनी डोज के हिसाब ही ले रहे हैं। आप समझे नहीं मेरी बात। आई मीन टू से कि कुछ लोग ये कर देंगे, अगर उनको डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया हुआ, प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपने सुबह गोली खानी, एक शाम में खानी है, जब वो मीठा खाएंगे, रात में खाना खाने के बाद से सपोज आइसक्रीम खा ली, तो सोने से पहले वो एक की बजाय 2 गोलियां खा लेते हैं। नहीं, ये गलत है। देखें, ये तो ओवरडोज हो गया कि जो आपको रिकमेंडेड मेडिकेशन डोज है वो आप नहीं ले रहे हैं, आप उसको एक्सीड कर रहे हैं। मैंने मुझे मीठा खाया तो था ना, इसलिए नहीं वो आपने भले खाया, मगर आपके पास शुगर चेक करें। देखें, आप मीठा खाने के 1 घंटे बाद आप अपनी शुगर करें, चेक करें। आप रात को सो रहे हैं, आप अपनी शुगर चेक करें।
आपकी शुगर हाँ अगर बॉर्डर लाइन से अबव है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, मगर वो भी डॉक्टर की रजामंदी के साथ। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से खुद ही आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को 1000 mg मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब की हुई है, वो अपनी मर्ज़ी से 2000 mg ले रहा ये है। पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज बहुत आम है, लोग ऐसा करते हैं जो कि बहुत गलत है। नहीं, ये आज का तो कल्चर नहीं है, ये चलता आ रहा है और इसमें कोई रुकमदारी इसलिए नहीं है कि फैमिली जो है, क्योंकि अब आप फैमिलीज भी इसको सपोर्ट करती हैं। मतलब ये है कि अगर वालिद ले रहे हैं तो बेटा भी उनको मना नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं नहीं आप लें। उनको ये हो रहा है कि ज़्यादा दवाई लेंगे ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे अब आपने शुगर की बात की तो द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी फॉर डायबिटीज़ इज मेटफॉर्मिन, ठीक है। अब मेटफॉर्मिन वेट रिड्यूस करता है, नंबर 1। मेटफॉर्मिन आपकी शुगर को भी रिड्यूस करता है, मगर क्योंकि अब वो वेट भी रिड्यूस कर रहा है, शुगर को भी रिड्यूस कर रहा है, वो आपके एपेटाइट को भी कम करता है। अब फॉर एग्जांपल किसी को 1000 mg रिकमेंडेड है और वो आप जैसे आपने बताया कि उसने 2 आम खा ली, उसने एक टैबलेट और ले ली, मतलब कि उसने 2000 mg ले ली, तो अब वो अपनी एपेटाइट को भी खराब कर रहा है, वो अपनी शुगर को भी ज़्यादा ही खराब कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं चूंकि अब वक्त काफ़ी कम रह गया, मैं चाहूँगी जाते थे हम तरबूज पे बात कर रहे थे, जहाँ हमने ये सारे मसाइल पे बात की है, इसके फ़वाइद अगर आप थोड़े से बता दें फिर हम क्लोजिंग की तरफ। मैंने बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि तरबूज आपकी सबसे पहले गर्मियों में एक हाइड्रेशन का बाइस बनता है। आपने तरबूज लिया, आपने उसके साथ एक वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में गया। नंबर 2, गर्मी मिटाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि तरबूज का जूस आम हो जाता है गर्मियों में और लोग बहुत ज़्यादा तरबूज के साथ पानी मिक्स कर सकते हैं उनका जूस बनाते हुए? कुछ लोग इसमें शरबत और पानी भी डालते हैं। शरबत का तो इस्तेमाल आई थिंक नहीं करना चाहिए। आप तरबूज खुद एक मीठा फल है, उसको आप ये करते हैं कि उसको आइस उसमें सप्लाई करते हैं और पानी इसलिए डालते हैं ताकि उसके जो रेशा है वो और बिल्कुल इसके बाद भी पानी कहते हैं नहीं पीना चाहिए फौरन, नहीं पीना चाहिए। उससे वॉमिटिंग, मतली, इस तरह के और फूड पॉइजनिंग उससे भी एक बाइस बन सकती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास तोहफा है इस मौसम में, तो इसका फ़ायदा उठाएं, भरपूर उठाएं, लेकिन देखभाल कर ख़रीदें। इंजेक्शन जब लगा होगा तरबूज को तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि किस तरह से आपको पता चल जाएगा। एक तो पूरी जगह से लाल नहीं होगा, जगह जगह से वो वाइट भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जो कि पता चल जाता है कि ख़राब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। अभी नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।